चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। कल हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश का गठन देखा था और उसके आगे का जो सेक्शन है, अर्थात इतिहास में नहीं, कालक्रम के अनुसार नहीं, अर्थात उसकी बेसिक समझ के पश्चात में जो सेक्शंस होते हैं, उनको भी हम देखना शुरू कर देते हैं। और कल हमने एक रूपरेखा देखी थी मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित कि किस प्रकार से बना। अब हम उसके आगे के जो अगले पार्ट होते हैं, मध्य प्रदेश की कला हो, संस्कृति, इतिहास हो, एक एक करके उन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे खास जो सेक्शन रहा है, जो नए सिनेरियो की यदि हम बात करें, एमपीपीएससी 2020 के संदर्भ में, 2020 के संदर्भ में यदि हम बात करें, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये सेक्शन बच्चों को काफी उभर कर दिख रहा था कि सर इसमें से काफी क्वेश्चन आए थे और बड़े टिपिकल क्वेश्चन थे और उस वे में क्वेश्चन थे कि सर इस तरीके से हमने लीड से हटके पढ़े नहीं थे। तो उस वे में हम तैयार करने का प्रयास करेंगे, अर्थात 2020 में जिस तरह का पेपर आया हुआ है, ऐसा ही पेपर आगे भी भविष्य में मान लीजिए आता है, टफ पेपर आता है, तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। सच बात तो ये है कि ऐसा पेपर पिछले 3-4 सालों से आने ही लगा है। हिस्ट्री का सेक्शन तो, पॉलिटी वगैरह का, इकोनॉमी वगैरह को काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने ही लगे थे। उनकी संख्या 2020 में थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जिसके कारण बच्चों को स्पष्टतः दिखा हुआ है। तो इसी में जो सबसे खास चीज है, मध्य प्रदेश का इतिहास, हम वहां से शुरू कर रहे हैं। एक एक सेक्शन को बड़े आराम से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, जो भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, बना रहे हैं, डायग्राम्स वगैरह, जो भी खास आपको तथ्य कॉन्सेप्ट वगैरह बता रहे हैं, प्रयास करिएगा आप अपनी लैंग्वेज में उनको शॉर्ट में जरूर लिख लीजिएगा, वो तथ्य आपको काम आएंगे। और प्राय उनमें से बहुत से तथ्य आपको इतने आसानी से सीधे सीधे रूप में मिल नहीं पाने वाले हैं। तो जो नया पैटर्न है, उस वे में पढ़ने का प्रयास करिए। पुराना पैटर्न और नया पैटर्न, ये बार बार वर्ड आता है। देखिए, ओल्ड को समझ लीजिए। ओल्ड में क्या था कि काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा था, फैक्ट से, और ये फैक्ट जो थे काफी जनरलाइज फैक्ट थे, बिल्कुल जनरलाइज फैक्ट थे कि मतलब जिस भी विद्यार्थी ने बेसिकली मध्य प्रदेश पढ़ा हुआ है, एमपीपीएससी के साल 6 महीने तैयारी की हुई है, तो उसको मालूम था। बहुत ही साधारण से क्वेश्चन आ रहे थे। बोले अशोक के द्वारा इनमें से कहाँ पर स्तूप बनवाया था? बोले सांची। तो सांची का जो सबसे बड़ा स्तूप है, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया हुआ था। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में जो सिनेरियो रहा है, वो भी टफ रहा है, आप देखें। और एमपी की हिस्ट्री में जो सिनेरियो रहा है, वो भी काफी टफ रहा। उसकी वजह ये थी कि सर पहली बात तो इंडियन हिस्ट्री ही टफ है, इतनी विशाल है कि सर कहाँ से पढ़े। दूसरा पॉइंट होता है कि एमपी की जो हिस्ट्री है, एमपी हिस्ट्री, वो तो और भी दुर्लभ हो जाती है। जिन बुकों वगैरह से पढ़ते हैं बच्चे, पहले पढ़ते थे, उन पर भी बात कर लें और इसके संदर्भ में भी अपन चीजों को जान लें। ओल्ड पैटर्न में आप देखें, 100 रुपए की किताब आती है, आप या तो पुणेकर की या महावीर वगैरह की, किसी की भी देख सकते हैं, सफिशियंट है। और भी महंगी से महंगी आती हैं, अच्छे अच्छे पब्लिकेशन की आती हैं, आती होंगी मुझे नहीं मालूम। मैं ज्यादा उस चीज के लिए नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ आपको, इतने में वो काम आपका बन जाएगा कि जो प्रश्न आपसे बिल्कुल एक जनरलाइज वे में है, तो आपको बन जाते हैं साथ ही। बात जब तक ये थी कि इस पैटर्न पे आ रहा था, तब तक आसान था। अब एक नया पैटर्न आ चुका है, डेप्थ में एमपी पूछा जा रहा है, डेप्थ में इंडियन हिस्ट्री पूछा जा रहा है, उसको बनाने में बड़ी दिक्कत जा रही है। ठीक, तो इंडियन हिस्ट्री ही बड़ा, अब एमपी हिस्ट्री और कहाँ से क्या देखो। तो जैसे कि बता चुका हूँ, नोट्स से पढ़िए और जो भी बुक्स मैंने आपको बताई आप उससे पढ़ने का प्रयास करिए। अब इसके कीवर्ड को समझ लीजिए। सबसे पहले तो कीवर्ड इसका यह है कि देखिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब जीवन बीत जाएगा, आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते रह जाओगे, इतना कुछ है। लेकिन एग्जाम में सब कुछ आता नहीं है। एग्जाम में क्या आता है, और वो चीज जो एग्जाम में आती है, क्यों ना सिर्फ वही पढ़ लिया जाए। अर्थात करोड़ों अरबों तथ्यों कॉन्सेप्टों में से अगर हमको मालूम चल जाए कि सर ये 500 बातें आती हैं इसमें, और वो 500 बातें ही अपन पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यदि ये मालूम चल जाए कि सर सांची का ओल्ड नेम काकनाथ बोध था और यही आने वाला है एग्जाम में, और अपन इतनी पढ़ लें। आपको ये मालूम चल जाए कि सर पूछ लेगा कि अब्बास का शेरवानी की पुस्तक का नाम क्या है, यही आने वाला है। तो दो चीजें, पहली बात तो ये अब्बास का शेरवानी बंदा कौन है, दूसरी बात ये पुस्तक किसकी कैसी क्या है,
तीसरी बात, ये आएगा भी कि नहीं आएगा, ये कैसे कंफर्म हो? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। हम ये जो लाखों करोड़ों अरबों तथ्य पढ़ रहे हैं आप, उसमें से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, कैसे कह सकते हो, कैसे इस बात को? तो बड़ा ही कठिन प्रश्न होता है। इस वीडियो में इन सारी बातों को क्लियर करने का विथ एविडेंस हम प्रयास करेंगे कि बेटा आपका पेपर जो होता है बड़े सेलेक्टिव पोर्शंस में से आता है, बिल्कुल गिने चुने पोर्शंस में से आता है, बिल्कुल चुनिंदा पोर्शंस में से आता है, बिल्कुल चुनी हुई जगह में से आता है, और उसमें से ही बनेगा आगे भी पेपर, भविष्य में भी। कि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। आप तो एक स्टैंडर्ड बुक, टेक्स्ट बुक रखिए, दूसरा नोट्स रखिए। इसके अलावा जब आप इनको पढ़ लें, उसके बाद में फिर आपको जो कुछ भी पढ़ना हो फिर आप वो पढ़ते रह जाइएगा, वो आपकी मर्जी की बात होगी। बट पहले ये चीजें पढ़िए, कहाँ से पेपर आता है और कहाँ से आएगा, इस बात को क्लियर करते हैं। इंडियन हिस्ट्री हो चाहे एमपी की हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री के सैकड़ों टॉपिक्स में से, सैकड़ों करोड़ों लाखों व्यक्तियों में से, पुस्तकों में से, तथ्यों में से कीवर्ड यह कि सिर्फ वही फैक्ट आएगा जो कि रिलेटेड होगा एमपी से। अगर वो रिलेटेड नहीं है एमपी से, आप कितने ही पढ़ लो, वो नहीं आने वाला। बोले सर हमको ये दुर्लभ तथ्य मिला, हमको ये फलाना तथ्य मिला, हमको ये स्पेशल तथ्य मिला, पर वो आना नहीं है। आप पढ़ के पहुंच जाओगे, क्या मतलब निकलेगा? कुछ एग्जाम्पल में देना चाहूंगा। 2020 के तो कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तारीख शेरशाही पुस्तक आपसे पूछा था 2020 में, शायद आपसे पूछा अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक का नाम, डायरेक्टली मैं कह रहा हूं आपसे। इसके पहले के भी और क्वेश्चन देखें आप, 2020 में पूछा गया काकनाथ वो सांची वगैरह संदर्भ में, इससे थोड़े से पहले का आप देखें, ताकि आप इस बात को फाइंड आउट करें पहले से सर ऐसा चलता रहा है। आपसे पूछा गया कि कालका पुराण, कालका पुराण किस धर्म से संबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन हिस्ट्री का देखने को लग रहा है आपको, पर बात यह है कि ये इंडियन हिस्ट्री का होने के बावजूद भी ये आपके मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड है। और जो भी मैंने कहा कीवर्ड क्या है, जो भी एमपी की हिस्ट्री से रिलेटेड होगा सिर्फ वही आएगा, बाकी आप कुछ भी पढ़ लो, अगर वो एमपी से रिलेटेड है तो नहीं आ रहा है। ऐसे कई तथ्य आपको मिलेंगे, अभी बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे। कालका पुराण, बोले सर अब ये तो हमको सभी धर्म पढ़ने पड़ जाएंगे, शास्त्र धर्म क्या था, शैव धर्म क्या था, सारी चीजें अपन पढ़ के जा रहे हैं, पढ़ते रह जाओगे आप, लाखों करोड़ों तथ्य आपने इकट्ठे कर लिए, उसमें से यही आएगा, ये वाली बात कैसे क्लियर है? कालकाचार्य अर्थात आचार्य, मध्य प्रदेश उज्जैन, यहां से संबंधित थे, ठीक। इनकी सिस्टर थी, उनको एक वहां के गंधर्व राजा ने किडनैप कर लिया, ठीक। उस राजा ने किडनैप कर लिया, तो उससे अपनी सिस्टर को छुड़ाने के लिए या उसके राजमहल में उनको जबरदस्ती रख लिया, जो कि साध्वी थी, जो कि जैन साध्वी थी, क्लियर। उसको छुड़ाने के लिए बोला अब ये तो राजा ही यहाँ का, ठीक, कैसे छुड़ाया जाए? तो उसके लिए उन्होंने मालवा के पश्चिम में या पश्चिमोत्तर भारत में जो शक शासक थे, इन शक शासकों को आमंत्रित किया, बोले आप यहाँ आइए, ऐसा ऐसा है, ठीक। और वो आए, एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, अपने हितों को लेकर, अपने लाभों को लेकर अटैक किया उन्होंने, इनको राजा को पराजित कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सिस्टर को वहां से छुड़वा दिया। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मिलता है, ये घटना उज्जैन की है। शकों का मालवा, उज्जैन इत्यादि क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित होने वाला है। पूरे का पूरा घटनाक्रम हमको कई ग्रंथों में मिलता है, उनमें से एक बहुत ही खास है कालकाचार्य जी की कथानक या कालका कथानक, मध्य प्रदेश उज्जैन, मध्य प्रदेश पर इन्वेजन, आक्रमण शकों का, गंधर्व वंश का। जब ये आपके एमपी से रिलेट हो गया
उसमें सिर्फ इतना ही तो पूछा आपसे पहले, काल का पुराण किस धर्म से? सिंपल सी बात, इतनी बड़ी घटना कहानी, जैन धर्म के आचार्य उनकी सिस्टर जैन साध्वी, इतनी का तो पूछ रहा हूँ आपसे। आपको लग रहा है कि वो इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट है, लेकिन वो कंटेंट जो आ रहा है वो आपके एमपी से रिलेवेंट आ रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो एमपी में रिलेटेड है सिर्फ वही आएगा, जो नहीं है वो नहीं आने वाला था। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किसने कहा था कि दक्षिण भारत विजय की जो कुंजी है वह मांडू है। तो मध्य प्रदेश की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे मेडिवल की, तब हमको मिलेगा साहब कि अमीर खुसरो और इस संदर्भ में यहाँ पर ये बात होती है और वहां पे ये पॉइंट निकल कर आता है। क्लियर? तो ये आना ही है। ये लग रहा है कि इंडियन हिस्ट्री, बट ये एमपी की स्पेशल हिस्ट्री है। और शॉर्ट में बोलूं, आप एमपी की हिस्ट्री बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, गुणवत्ता परक तरीके से जो आपको बता रहे हैं तौर तरीके, आपकी इंडियन हिस्ट्री मैक्सिमम हिस्सा उसका सेक्शन कवर हो जाएगा। थोड़ी सा बस हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा कि मैंने कहा ये मध्य प्रदेश संबंधित, तो इनकी अपन ने और डिटेल्स दिया। मैंने कहा साहब अशोक मध्य प्रदेश से संबंधित, सांची वगैरह इत्यादि, देवी से विवाह, विदिशा विदिशा, ये सारी बात, हाँ अपन ने अशोक को पढ़ लिया, अशोक का भी लेकर, वैसे भी अशोक महान शासक है तो उनका पूछ लेता था। ठीक, तो पुराना पैटर्न जो था उससे थोड़ी सा अपडेट किया। पुराने पैटर्न में ये था कि वाकाटक वंश की स्थापना किसने की, चंदेल वंश की स्थापना किसने की, इसी तरह से क्वेश्चन आते थे। आखिर वंश का संस्थापक कौन था, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, इस तरह से करके क्वेश्चन आते थे, पर वो एक लाइन सिंगल लाइन पे पढ़ के आगे काम निकाल लेते। अब वो सिनेरियो चेंज हो गया, वो काफी बदलाव है। पहले पुराना पैटर्न ये था कि सर विक्रम संवत किसने शुरू किया, बोले 57 बीसी में महाराजा विक्रमादित्य मध्य प्रदेश मालवा। अब ये पैटर्न थोड़ी सा बदल रहा है। पैटर्न ये बदल रहा है कि आपसे कहा जाएगा कि महाराज विक्रमादित्य मध्य प्रदेश के किस वंश से संबंधित थे, तो अपन वहां चुप्पी साध लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे अभी साध ली। किससे थे वैसे? दैट इज गंधर्व वंश। इन्हीं की फैमिली, इन्हीं के पिताजी दादाजी फैमिली, यही वही पूरी की पूरी घटना। लेकिन बच्चे उन्हें जैसे पढ़ के रखा, बोले 57 बीसी विक्रम संवत, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है, उसके कारण रिलेट नहीं कर पा रहे कि अच्छा सर ये तो ये वही है। सच बात तो ये कि जो विक्रमादित्य या विक्रम संवत उन्होंने 50 बार पूछा 57 बीसी का, उसी फैमिली से रिलेवेंट तथ्य आपसे पूछ रहे हैं, पर आप एक सिंगल लाइन में पढ़े जाने होने के कारण वहां पर अपने आप को बड़ा असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ठीक, यही वजह थी कि जब ये सारी चीजें हो गई, शकों का आधिपत्य हो गया, तो उसके पश्चात में महाराज विक्रमादित्य जी ने शकों का मालवा क्षेत्र से, उज्जैन इत्यादि क्षेत्र से उन्मूलन किया और उन शकों को पराजित किया, यहाँ से निकाला जब बाहर, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने यह संवत शुरू किया, जिसे विक्रम संवत करके इत्यादि कहा जाता है। मालव क्षेत्र में जब मालव आएंगे तो उसको मालव संवत के नाम से वो जानने लगे, तो ऐसा अपन पढ़ेंगे। तो कहानी जो है या वो जो कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही से रिलेवेंट है, वो मध्य प्रदेश से रिलेवेंट है। हमको लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो पुराना जो पैटर्न है कि वो वन लाइन टाइप के अपन ने फैक्ट पढ़ ली ना, ले आए बाजार से एक आध दो किताब अपन ने जो भी, और उससे काम चल जाता, तो वो काम चला नहीं है 2020। चाहो तो फिर से ट्राई कर सकते कि नहीं सर अब उतना ही पढ़ के जा रहे हैं, अब जिंदगी में और इससे ज्यादा कुछ तैयार नहीं कर सकते इतनी उम्र में आने की चर्चा में, तो वो बात एक अलग है। लेकिन नया जो सिनेरियो है उसमें हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साहब। और हर दिन परिवर्तन है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपको हर दिन आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा यदि आपको सेलेक्ट होना है तो जब आप इस वे में पढ़ोगे तो ये ना केवल प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में भी काम आएगा। इंटरव्यू का कोई खास सिलेबस उतने उठा के मध्य प्रदेश पूछ दिया सर, बताइए, एक क्रॉस क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया उन्होंने, अटक जैसा दिया अनुपूरक प्रश्न में। पहले पूछेंगे मालव संवत या विक्रम संवत, फिर उसके बाद अनुपूरक प्रश्न, कहाँ क्या कैसा, तो बच्चे फिर अटकने लग जाते कहाँ, जिन्होंने विशेषकर वन लाइन फैक्ट पढ़ा है। तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को विधिवत क्रमबद्ध रूप से समझने पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरा बताने का आशय ये है, ओल्ड पैटर्न पर भी, न्यू पैटर्न के अनुरूप भी एक एक करके हम देखेंगे। अब इसमें टिपिकल थोड़ी सा क्या है, क्या क्या चीजों को लेकर दिक्कत जाने वाली है, उन बातों को अपन यहाँ पहले ही क्लियर कर देते हैं। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री कोई एक यूनिट वाइज पढ़ने को नहीं मिल पाएगी आपको। यूनिट वाइज का मतलब ये है कि यदि आप ये सोचें, एक मोटे तौर पर मध्य प्रदेश सर ये है, मध्य प्रदेश में पहले ये वंश आया,
उसके बाद में बी वंश आया, सी वंश आया, डी वंश आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिनेरियो थोड़ी सा आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। रीजन, मालवा क्षेत्र में आप पढ़ोगे कभी मालवा में कोई शासक चल रहा है, सेम टाइम पर निमाड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर कोई अलग फैमिली चल रही है। उसी समय अपन देख रहे हैं ग्वालियर वाला जो एरिया है वहां पर कोई अलग फैमिली है। आज ग्वालियर कह रहे हैं, उस जमाने कुछ और नाम हमको देखने को मिलता है, कहीं पनौदी, कहीं पवैया, कहीं कुछ कहीं कुछ। बुंदेलखंड में कुछ और नाम मिलेगा, ठीक। कभी महाजनपद काल में अलग नाम मिलेंगे। तो पूरी एक यूनिट वाइज है कि पहले इतने बड़े एमपी में ये शासक आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। इससे अगर क्लैश ये होता है कि सेम टाइम पीरियड में आप पढ़ रहे थे कि सर अभी तो ये यहाँ पर ये शासक चल रहा, अब ये बताने लगे सेम टाइम पर, या उनके पहले अभी आ गए, बोले हम तो ढूंढते रह गए सर। उसकी वजह यही होती है, ये एरिया वाइज अलग अलग पढ़ना पड़ता है। मालवा आप अलग पढ़ने वाले हैं, निमाड़ आप अलग पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश का सेंट्रल एरिया जो है विदिशा तथा उसके आसपास का एरिया आप अलग पढ़ने वाले हैं। जबलपुर के आसपास का एरिया तेवर करके कहलाता था, आप उसको अलग पढ़ने वाले हैं। जबलपुर से लगा हुआ बालाघाट का एरिया आप उसको अलग पढ़ने वाले हैं। बाद के दौर में रीवा अलग है, यानी बघेलखंड आपको अलग से समझ के पढ़ना पड़ेगा। बुंदेलखंड का ये जो एरिया है आपको अलग से समझ के पढ़ना पड़ेगा। अर्थात ये अलग अलग यूनिट है। अर्थात इस राज्य के अंतर्गत कई ऐसे साम्राज्य आएंगे जो इधर सिर्फ छोटे हिस्से को, इस छोटे हिस्से को, दक्षिणी हिस्से को, उत्तरी हिस्से को, पश्चिमी हिस्से को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ये समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी, वरना कंफ्यूजन के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है। इसके साथ साथ थोड़ी सी क्रोनोलॉजी, थोड़ी सी टाइमलाइन को आपको क्लियर रखना पड़ेगा। यदि वो आपको क्लियर होती चली जाएगी तो आप उसको बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके अपन यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं। पहली बात तो एमपी इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, और दूसरा जो आपका चलने वाला है एमपी की हिस्ट्री। मैंने कहा हर बार सेक्शन इंडियन हिस्ट्री का जो एमपी से संबंधित होगा आपको उसको फोकस करना है सबसे पहली प्रायोरिटी। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ना चाहते हो, कम से कम पढ़ना चाहते हो, आपकी मर्जी की बात है। बट आप फोकस किस बात को करो, कीवर्ड क्या कहा, जो इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन एमपी से रिलेवेंट है उसको फोकस करना चाहिए, उसकी डिटेलिंग आपको जानने का प्रयास करना चाहिए, ये आपका प्रयास होगा। तो इतिहास के संदर्भ में हम देखते हैं इंडियन प्लस एमपी दोनों को ही एक साथ लगभग लेकर चलना पड़ेगा हमको। इतिहास का मतलब होता है दैट इति धन हास, अर्थात ऐसा ही हुआ था। दूसरे शब्दों में यदि आप ये कह लें कि इतिहास का मतलब सत्य होता है, वास्तविक घटना, बिल्कुल सही है साहब जी, सत्य की खोज होता है इतिहास का मतलब, बिल्कुल सही बात है। तो इतिहास में उन बातों को समाहित किया जाता है जो घटनाएं वास्तविक समय में या उस काल में वैसी ही घटित हुई थी। उसमें किसी प्रकार का कोशिश की जाती सब असत्यता इत्यादि वगैरह, कंफ्यूजन इत्यादि वगैरह ना हो। तो जैसा हुआ था उसके बारे में जानना, उसके बारे में अध्ययन करना, दैट इज इतिहास करके कहलाता है। इतिहास को समझने की दृष्टि से अलग अलग कालखंडों में बांटा जाएगा। जहां जहां कंफ्यूजन होने वाला है वो कीवर्ड्स मैं आपको जानबूझ के पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी सिंपल चीजें वो नहीं उठा रहा हूँ, अर्थात सिंपल फैक्ट जो आसानी से आपको उपलब्ध है, तथ्य वगैरह इत्यादि, उनको जानबूझकर नहीं उठा रहा हूँ। जो आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा कहीं पर भी, वही मैं आपको यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा ज्यादातर। द नेक्स्ट वन, इतिहास में बच्चों को सबसे पहले शुरुआती दौर में इसके टाइम पीरियड, टाइम जोन इत्यादि को समझना पड़ता है। इतिहास में मोटे तौर पर हम देखेंगे तो तीन काल हम पढ़ते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, अर्थात आदि मानव का दौर, कोई इतिहास इतिहास कुछ भी नहीं लिखा गया था उस जमाने का इतिहास भी, लेकिन हमको ज्ञात होता है, पता है। कैसे मालूम चला, तो इतिहास लिखा नहीं गया, यानी अक्षर वगैरह नहीं लिखे गए, कोई लिपि इत्यादि वगैरह नहीं थी। लेकिन आदि मानव जो था कहीं गुफाओं में रह रहे, जैसे अपन शैल के आश्रय बोले, शैलाश्रय करके बोल दिया। यदि मध्य प्रदेश में कोई मिली होंगी भीमबेटका, आदमगढ़ इत्यादि वगैरह गुफाएं, तो फिर ये आपसे रिलेवेंट हो जाने वाला था। तो जमाने में लिखा नहीं गया, लेकिन हमको मिलता है। कैसे जानकारी मिलती साहब, एक चित्र 100 बातें बोलता है। इन शैलाश्रयों के अंदर बहुत सारी पेंटिंगें बनाई गई हैं। उन पेंटिंगों के माध्यम से हमको उस समय की तत्कालीन परिस्थिति को कुछ कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो यही चीज कहलाती है कि एक पेंटिंग सैकड़ों बातें बोलती है। फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने में आप कहीं पर कोई ग्रुपिंग फोटोज वगैरह ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो आज के जमाने में जो कपड़े पहन चले रहे हैं, फैशन में हैं, उन्हीं कपड़ों में वस्त्राभूषण इत्यादि दिखाओगे,
हाथ में कुछ पहने हुए फोटो में दिख रहा है तो साहब जी अच्छा इसका मतलब कुछ हाथ में पहनते रहे होंगे। ये चीजें पता चलती, पैरों में शूज वगैरह पहने हुए हैं साहब जी, हाथ में मोबाइल लिए हुए, आईफोन लिया हुआ, कुछ एप्पल बना हुआ है, हजारों साल बाद खोज होगी इससे पता चलेगा कि अच्छा इसमें इस टाइप की डिवाइस यूज करते थे। वो यही सोचते रह जाएंगे इंडस वैली टाइप से, लेकिन ये आधा एप्पल का बनाया हुआ है ना। तो उसका भी अध्ययन करेंगे वो, तो वही बात होती है कि एक उस पेंटिंग से जानकारी हमको कई प्रकार की मिलती है साहब। मध्य प्रदेश में ऐसे शैलाश्रय मिले हुए हैं, जिनमें से दो को बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो सैकड़ों, पर दो को बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। एक है भीमबेटका, जबकि दूसरा क्या है, आदमगढ़। आदमी जो होता है वह बड़ा होशियार होता है, तो आदमगढ़ कहाँ होने वाला, होशंगाबाद। ठीक, जबकि भीम बताते ये नहीं साहब जी। भीम जो है वो बैठा था, तो कई लोगों की राय है कि बोले यहाँ पर भीम बैठ गए थे तो ऐसा बन गया था, कई लोगों की राय है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तो रायसेन जिला होगा। मामला क्लियर है। तो ये दोनों बातों को क्लियर रखना, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल बेसिक से फैक्ट में कि आदमगढ़, होशंगाबाद, रायसेन क्या कहता है। देखिए, तो तथ्यों को भी पकड़ के चलना है, कॉन्सेप्ट को तो समझना ही समझना है अपन को। ऐसे जो दौर कहलाता है उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक, द वेरी फर्स्ट वन। तीसरा जो दौर, वन के बाद में सीधे हम थ्री पर आ गए, उसको कहते हैं ऐतिहासिक दौर यानी हिस्टोरिकल एरा। यानी जिस जमाने इतिहास इतिहास लिखा गया और आज भी अपन पढ़ रहे हैं, चाहे वेदों की बात हो, चाहे बात के अनेक ग्रंथ हो, चाहे उनके एविडेंस हो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इत्यादि वगैरह हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। एक बीच का दौर कहलाता आद्य इतिहास। ठीक, प्रोटो हिस्ट्री वाला बात। इसका मतलब है लिखा तो गया था इतिहास पर पढ़ा नहीं जा पा रहा है, क्योंकि तो जमाने की लिपि को हम खोज नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली वाली बात। क्लियर। तो ये तीन काल ऐसे देखने को हमको मिलते हैं साहब जी। तो कालक्रम की दृष्टि से इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। हम ये जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैक्सिमम, वो हमारे थर्ड एरा का है, हिस्टोरिकल। ठीक, अब जब अपन इस हिस्टोरिकल को पढ़ते हैं तो इसमें फिर तीन पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को जब हम पढ़ेंगे तो मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि इनको एक टाइम में अपन ने बांट दिया। प्राचीन काल का एंड या मध्यकाल की बिगिनिंग मान ली जाती है कि हाँ मोटे तौर पर 1200 एडी। ठीक, यानी इसके पहले का जितना होगा सबका सब प्राचीन। आधुनिक काल का कि साहब जी 1757 प्लासी युद्ध के पश्चात का, तो इसके बाद का या इस वर्ष का और उसके बाद का सब मिलाकर के पूरा का पूरा क्या है, आधुनिक काल करके कहलाता है एक मोटे तौर पर। यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि प्राचीन काल को लेकर के 3 से 4 विचारधाराएं या शब्द आपको खास देखने को मिलेंगे। पहला, प्राचीन काल को भी आपने अलग अलग हिस्सों में बांटा है, प्रागैतिहासिक, आद्य वाला और फिर ऐतिहासिक वाला। तो ये तीन हिस्से हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन एक चौथा भी मिलेगा, ध्यान रखना, महाकाव्य काल। महाकाव्य काल, महाकाव्य काल का अर्थात ये है कि हमारे यहाँ पर ऐसा माना गया, हमारी परंपराओं में, मिथकों में, विश्वासों में, धर्म में, कि नहीं ये भी हुआ था, उसका भी रिलेशन यहाँ पर है। इस पर क्वेश्चन आए हैं इसलिए हम आपको बता रहे थे। महाकाव्य काल का मतलब ये है ना केवल कि हिंदू धर्म के महाकाव्य, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, उस जमाने में जो काव्य लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, उनसे भले ही हमको इतिहास के संदर्भ में जानकारी पूरी ना मिल रही हो, लेकिन कुछ जो अपुष्ट प्रमाण भी मिलते हैं उनको एग्जामिनर ने पूछ लिया है, इस बार ही पूछ लिया था। फॉर एग्जाम्पल, एक अपुष्ट प्रमाण के अनुसार बुद्ध घोष की सामंत पासादिका नामक पुस्तक में किस चीज की जानकारी मिलती है। क्लियर। इसी चीज को उठाकर उन्होंने पूछा था कि अशोक को मध्य प्रदेश में या अशोक के काल में या बिंदुसार के काल में ये वाला जो क्षेत्र था मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया, इसकी अपुष्ट जानकारी, ये पुष्ट जानकारी नहीं, ध्यान रखना, कहां से मिलती है। दैट वाज द बुक बुद्ध घोष की सामंत पासादिका। आप उसको एज अ जनरल हिस्टोरिकल फैक्ट में नहीं ले सकते, आप उसको वहां पर वर्ड लिखा हुआ है, उसके महाकाव्यात्मक साहित्यिक स्रोत इत्यादि वगैरह सबको पता चल रहा है। तो इसका मतलब आया है। सीधी बात यह है कि ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपकी डायरेक्टली हिस्ट्री से संदर्भित नहीं है, लेकिन अगर आपके कल्चर से संबंधित है मध्य प्रदेश की, तो उन्होंने पूछ लिया है। समझने वाली बात यह है। इसके पहले की जो घटना आपको बताई
कालकाचार्य इत्यादि वगैरह वाली। हिस्टोरिकल एविडेंस उसके बहुत कम है आपके पास में, लेकिन पूछा ना। इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी संस्कृति या वहां के मिथक या वहां की परंपराओं या पुरानी कथानकों कहानियों इत्यादि संबंधित है, तो उसको एज अ हिस्ट्री ने एज अ कल्चर वाला पार्ट मान के उन्होंने पूछा है। और जो भी एग्जामिनर पूछ रहे हैं आपको उसको तैयार रखना चाहिए, इस बात को समझिए। यही वजह कि मैंने यहाँ कहा कि चौथा पार्ट कौन सा, महाकाव्य वाला आपसे पार्ट पूछ लिया जाएगा साहब जी, तो थोड़ी सा प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। प्राचीन काल में जो सबसे खास हमारे इंडियन हिस्ट्री में रहा है साहब, यहां पर हम देखें तो आदि मानव वाला एक दौर, फिर ताम्रपाषाण का दौर, ये हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल के संदर्भ में हम बात करें तो हमें बिल्कुल क्लियरली जानकारी मिलने लग जाती है 16 महाजनपदों से। अभी सब चीजें बड़े डिटेल में आप पढ़ेंगे, अभी एक रूपरेखा दिमाग में बना लीजिए, एक समझ विकसित कर लीजिए, तब ना जाकर आप आगे चीजें बना पाएंगे। तो यहां से हमको जानकारी मिलना शुरू हो जाती है साहब। और जब आप इस पूरी क्लास को अटेंड करें तो उस बात को फाइंड आउट करेंगे कि सर की केवल और केवल एमपी को ही फोकस कर यार बात पूछा गया है। ऐसे कई सेक्शन जो आपको लग रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के हैं वो नहीं है, तो यहीं के हिस्ट्री के। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने जनपद आते हैं? 1, 2, 3, 4। दो जनपद है ना, कौन कौन से आते थे? चेदी, अवंती, और कोई आता था? तो मैं जानता हूं कि ऊटी पटांग आंसर दोगे, इसलिए मैं पूछा। मध्य प्रदेश में 4 महाजनपद आते थे या उनकी सीमाएं लगती थी साहब। क्लियर। और यही क्वेश्चन जब आएगा तो 4 ही लगाना यदि पास होना हो। द वेरी फर्स्ट वन इज अवंती, जिसको आप उज्जैन बोलने वाले हैं। सेकेंड वन इज चेदी, जिसकी राजधानी सूक्तिमती इत्यादि हमको नाम मिलता था। तीसरा आता था वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। चौथा आता था कौशल या दक्षिणी कौशल कह लीजिए, इसकी भी सीमा यहाँ से संबंधित थी। जब आप ये पढ़ेंगे तो एमपी के जो हिस्टोरिकल एविडेंस माने जाते हैं, जो टॉप राइटर्स की जो बुक्स मानी जाती है, उनमें यही दिया हुआ है। तो उस बात को आप लेकर चलेंगे। आपने जिन गाइडों को पढ़ा हुआ है उसमें क्या दिया है वो एग्जामिनर या आयोग नहीं मानता है उसको। आपको कभी को कल को कोर्ट में याचिका लगानी, अभी कई बच्चे परेशान है, लगातार फोन आ रहा है कि सर हमारे 64 रहेगा 65 कट ऑफ गया, सर हमारे 69 रहेगा 70 कट ऑफ गया, एक क्वेश्चन उसका एविडेंस आप हमें बता दी, हमें तो वाली गाइड में ये पढ़ा हुआ है। आयोग नहीं मानेगा गाइडों को, ऑथेंटिक सोर्सेज बिल्कुल नहीं मानेगा, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तब आपको वहां पर सिर्फ यही चीजें जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो सोर्सेज में कह रहा हूँ, तो हमेशा से मैंने कहा है उनको ही माना जाता है और इनको ही आधार बनाया जाना चाहिए। तो कितने? 4, 16 में से 4 साल। तो यहां से हमको एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है मध्य प्रदेश में। 16 महाजनपदों का काल आप क्लियर कर लें इस बात। 600 बीसी, 600 बीसी, यहां से हम 16 महाजनपदों का काल मानते हैं। एडीबीसी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, टाइम से दोबारा क्लियर यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वाला जाते हैं। इसके पहले का जितना भी काल है आपका, या तो वो इस वाले में आएगा बिल्कुल सबसे पुराना, और या फिर वो आपके आद्य वाले में आएगा, या फिर ताम्रपाषाण इत्यादि वगैरह के दौर में आने वाला है। मध्य प्रदेश में यदि इनसे संबंधित कोई प्लेसेस होंगे तो उस पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा भीमबेटका इत्यादि वगैरह, पूछेगा क्वेश्चन। ताम्रपाषाणिक दौर, इसको टाइमलाइन से क्लियर कर लो।
देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें आदमगढ़ और भीमबेटका, आदि मानव गुफाएं कब रहता था? आज से आप कह सकते हो लगभग 25,000 वर्ष पहले था। दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट मनुष्य के रहवास योग्य गुफाएं कहलाती हैं साथ ही। वर्ल्ड की सेकंड कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हिस्ट्री की दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से, नेशनल लेवल पर टूरिज्म, इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म की दृष्टि से, एक इकोनॉमिक वे में एक बहुत ही खास धरोहर है। यूनेस्को इत्यादि में शामिल किया तो फिर तो समझ जाइएगा, उस प्लेस को पूछेगा ही पूछेगा। तो एक वजह ये भी होती है, आपके सिलेबस में शामिल हो तो कोई बात ही नहीं है था। तो मोटे तौर पर क्या कहा आपसे, 25,000 साल पहले, यानी 25,000 बीसी आप मान लीजिए। 2000 एडी वाले अभी फिलहाल जनरलाइज हटा दो, ठीक। चलिए, द नेक्स्ट वन, इसके पश्चात में जो काल आता है आपका प्रागैतिहासिक काल के बाद, जिसको आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हो, अगला काल कहलाने वाला है ताम्रपाषाण। यानी आदि मानव का दौर पढ़ोगे, इसको अलग अलग नाम से, बड़े सिंपल से नाम बता रहा हूं। इतिहास के प्रति समझ विकसित कर लो, अभी ये लंबी चलने वाली क्लास, एक लेक्चर में क्लियर नहीं होगा, 2, 3, 4 जो भी लग जाए, बट ये है कि पूरा एंशिएंट और मिडिवल वाला सेक्शन अपन कवर कर लेंगे, जो आपको अगले एग्जाम में काम आ जाएगा और न्यू पैटर्न पे काम आ जाएगा। इसके पश्चात में जो अगला दौर आने वाला है वह है ताम्रपाषाण। ये क्या था भाई? ताम्रपाषाण का मतलब ये है कि तांबे वगैरह का यूज किया जाने लगा, समथिंग 4000 बीसी। आप इसका टाइम देख सकते हो। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे कोई स्थल मिले हुए हैं? हाँ जी, मिले हुए हैं। कौन से हैं? मध्य प्रदेश का सबसे पहला या ओल्डेस्ट ताम्रपाषाण स्थल राय था, बाद में देखेंगे नावदा टोली। कम से कम 100 प्लेसेस तो होंगे ही होंगे, कम से कम। इन पर क्वेश्चन थोड़ी सा ज्यादा आया हुआ है। काय था, उज्जैन, मालवा क्षेत्र इत्यादि वगैरह, है ना, तो ये पूछ लेता है। ताम्रपाषाण का भी यूज हो रहा था, पशुपालन भी हो रहा था, कोई साक्ष्य वगैरह होंगे, निश्चित रूप से पूछ देने वाला है। नेक्स्ट वन, थर्ड जो है, आप कह सकते हो कि एक टाइम वाइज हम देखें तो इंडस वैली हमको मिल जाएगा। इंडस वैली का कोई ऐसा खास प्लेस आपके मध्य प्रदेश में नहीं है कि जिसको आप बहुत ही हाईलाइटेड वे में पढ़ते हो, आगे बढ़ सकते हो। चौथा आता है वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब ये होता है कि पूरा वैदिक उठा रहे, उत्तर और ऋग्वैदिक सब, 1600 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो दौर है उसको कहा जाता है वैदिक काल। के भी कोई एग्जैक्टली सोर्सेज आपके यहाँ पर नहीं है, इस बात को समझिए, कि जिनको आप बहुत इंपॉर्टेंस दे सके तो आप इसको भी हटा सकते हो और आगे बढ़िए। इसके बाद में आपका आता है कि सर 600 बीसी आपने बताया महाजनपद, महाजनपद 600 बीसी, क्लियर। तो उसमें महाजनपद हम पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए अपन को, देखेंगे। इसके बाद में कौन सा काल है अगला, इस पर लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। भारतीय इतिहास इस वे में आपका चलने वाला है। हम देखते हैं कि मगध का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा, मगध साम्राज्य जिसको बोलते हैं, आर्यक नदेश बिंबिसार, उस दौर में। तो ये भी वही दौर है और ये भी टाइम पीरियड वाइज वही है, इस बात को समझिए। महाजनपद काल में आप अवंती इत्यादि वगैरह पढ़ेंगे, चंड प्रदोष या प्रद्योत पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें साथ, तो ये आप पढ़ेंगे। इसी दौर में मगध साम्राज्य यानी भारत का पहला साम्राज्य तैयार होता है। अभी तक राज्य रजवाड़े हैं, ये सम्राट की अवधारणा यहाँ सबको देखने को मिलती है। मगध साम्राज्य आता, बिंबिसार आता, अजातशत्रु इत्यादि वगैरह, एक के बाद एक राजा वाजा आने वाले साहब जी। इस वंश के पश्चात में इसको कहा जाता है हर्यक वंश, ठीक। हर्यक वंश उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, ना आए हैं ज्यादा क्वेश्चन, जितना महत्वपूर्ण आपसे इसके बाद वाले सेक्शनों पर पूछ लिया जाएगा, क्लियर। हर्यक वंश के बाद में कौन सा आने वाला है साहब? तो शिशुनाग यानी कि नाग वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। इनके भी बाद में दौर हम पढ़ने वाले हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अब यहां से देखो रिलेशन कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा मतलब, इस पर ही क्वेश्चन आपसे इस बार आया था।
सांची का ओल्ड नेम काकनाद बोध इनमें से किस वंश के नाम पर या किस वंश से संबंधित माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा वो हमसे। क्या बनाएंगे? तो बंदे का नाम था काकनाग, वो शिशुनाग की फैमिली का ही था। और इस बात से पता चलता है कि उत्तरी मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, या मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, इनके अंडर में आ रहा था। और उसने ही इस शहर को, ऐसा मान रहे हैं कि स्थापित किया था, या बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था उस जमाने में, तो बौद्ध धर्म के कई स्थलों का निर्माण इत्यादि वगैरह करवाया था, तो उसके कारण वह प्लेस इनके नाम से जाना गया। तो काकनाग था उसका नाम, शिशुनाग की फैमिली का। ठीक, उसके नाम पर ही काकनाग करके उसके शहर को कहा गया। बाद में उसको काकनाग बोध कहा गया, क्योंकि बोधि बौद्ध धर्म, उससे कहा गया। उसका नाम काकनाद बोध हो गया। इनके बाद में अभी हम पढ़ने वाले मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के टाइम पर हम पढ़ेंगे कि साहब ये जो था, ट्रेड रूट्स वगैरह तो था ही था। अशोक का यहाँ रिलेशन होने वाला है, सांची, बौद्ध धर्म को अपनाना, वहां पर बड़े स्तूप का बनवाया जाना, उसी काकनाद बोध को बाद में आप क्या कहने लगे। तो ये उसका एक कंप्लीट वे होता है। यही वजह है कि वो आपसे एग्जाम में पूछता है साहब। हम सोचते हैं नहीं ये तो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री है, मना नहीं कर रहे, लेकिन वो रिलेट किससे है, वो एमपी की हिस्ट्री से। इसके प्रति हम समझ विकसित नहीं कर पाते, या बच्चे, क्योंकि वो वही सिंगल लाइन पर चलने की जो बात रहती है ना, लकीर के फकीर वाली बात, तो उसमें ये थोड़ी सा हो जाता है साथ। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी सा टिपिकल हो जाएगा, इसके बीच में मैंने जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि इनके बाद में ये काल आया, महाजनपद काल, मगध आया, मौर्य आ जाने वाले हैं, कुषाण आ जाने वाले हैं, ठीक, गुप्त काल आ जाएगा, तो मोटे तौर पर बता रहे हैं। बीच में छोटे छोटे वंश भी आएंगे आपके यहाँ पर, और उनका रिलेशन यहाँ पर है, चाहे वाकाटक वंश हो, चाहे आंध्र सातवाहन वंश हो, मध्य प्रदेश संबंधित है, ये सब इन सभी पर लाइन से क्वेश्चन आया है। और इन छोटे छोटे वंशों में मान के चलिए कि सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन है वो संस्थापक को लेकर है, सबसे ज्यादा बार। वो आपको वन लाइन वाली बुकलेट में मिल जाता है, वही जो आपसे कहा, नोट्स में मिल जाएगा, 100 रुपए वाली में मिल जाएगा। और बात जब उसके आगे के रेंज की आती है तब अटकना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को समझिए। तो ये काल एक हिस्टोरिकल वे में चलेगा। बीच में यहां पर ये जो ऐड होने वाला है वो ये काल है, महाकाव्य काल। श्रुति जन्य इतिहास, अनुश्रुति जन्य इतिहास, ऐसे बहुत सारे नामों से ये ऐड हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि उस जमाने में जो भी काव्य लिखे गए, साहित्य लिखे गए, उनसे हमें जानकारी मिलती है इस बात की कि ऐसा कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ था। साहित्यों से जानकारी मिलती है। सबसे खास हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत। क्लियर? बोले साहब भगवान राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी मध्य प्रदेश रहे, पंचवटी, यहाँ पर वन क्षेत्र में उन्होंने काफी समय बिताया, दंडकारण्य, बस्तर, हालांकि अब छत्तीसगढ़ में चला गया, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इससे रिलेवेंट पूछेगा। बाद के दौर में उनके पुत्र, उनसे रिलेवेंट पूछेगा। उसके भी बाद के दौर में देखेंगे साहब कि लव और कुश वाली अवधारणा, उनका जन्म कौन से ऋषि के आश्रम में, कौन सी नदी के किनारे, ऐसा माना जाता था उन ऋषि महोदय का आश्रम था, पूछ देगा, बच्चे अटक जाएंगे। और बाद के काल में महाभारत काल, महाभारत का युद्ध पूछ लेगा साहब कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के शासक कौरवों की ओर से लड़े थे और कौन से पांडवों की ओर से लड़े थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मनु के संदर्भ में, मनु की पुत्र, मनु के पुत्र पुत्री एला इत्यादि के संदर्भ में अवधारणा, तो इनसे रिलेवेंट जैसे ही पूछेगा तो फिर वो घूम जाएगा। इनके हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, परंतु हमारे यहाँ पर आम जन को इतना विश्वास प्राप्त है कि उसे सत्य माना जाता है साहब कि वास्तविक ही घटना है। उस पर लगातार तब से लेके आज तक विवाद चल ही रहा है, इतिहासकारों में विवाद होता है। तो इसमें डायरेक्टली वो क्वेश्चन ये नहीं करता कि हम इतिहास का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो तो देखते कि अनुश्रुतियों के अनुसार ही बता दो, या इस पुस्तक के अनुसार ऐसा ऐसा है कि नहीं है, या किस पुस्तक के अनुसार ऐसा ऐसा तुमको ये बता देगा। तो इसका मतलब है कि इन सेक्शनों को उन्होंने पूछा हुआ था।
इनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक हिस्टोरिकल वाला आपका अलग टाइम पीरियड चलेगा और ये वाला तो साथ में इसी के चलने वाला है। बाद में ये वाली धारा मिक्स अप हो जाने वाली, मान के चलो कि बड़ा क्रिस्टल क्लियर होगा आपको समथिंग गुप्त काल या गुप्त काल के पश्चात वाले काल में कि हाँ अब केवल एक हिस्टोरिकल पढ़ना है। इसके कारण क्या होता है कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हम यहाँ पढ़ रहे, समझ में नहीं आ रहा। शुरुआत में तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक समझ पाते हैं, बाद में बड़े कंफ्यूज होकर परेशान हो जाते हैं। तो वो स्थिति ना बने, इसलिए इन बातों के प्रति थोड़ी सी समझ विकसित कर लीजिए। और ये पॉइंट तो कह ही चुका हूँ कि साहब इस क्षेत्र में अभी आप अलग पढ़ेंगे, इस क्षेत्र में आप अलग पढ़ेंगे, इस क्षेत्र में अलग। कोई ऐसा भी राजा आएगा जो सबका एकीकरण कर लेगा, कोई एक आएगा, फिर उसके बाद फिर विखंडन आएगा। इतिहास में यही प्रक्रिया चलती है। कोई एक महान शासक आएगा, वो एकीकरण कर देगा, एक यूनिट बना देगा। उसके पश्चात में कमजोर शासक आएंगे तो छोटे छोटे एरियो में बढ़ जाएगा साहब। छोटे एरियो में तो छोटे राज्यों में बटेगा। छोटे राज्यों का भी कई बार विखंडन होगा तो पता चला छोटे छोटे शहरों के नाम पर राज्य नहीं बोले, विदिशा राज्य इत्यादि राज्य इत्यादि। तो ऐसा करके अपन देखने वाले, एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं। तो चलिए, द वेरी फर्स्ट वन इज प्रागैतिहासिक काल मध्य प्रदेश का। अति महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं उनको लिख लेने का, समझ लेने का हम प्रयास करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब हम समझ चुके हैं, आदि मानव इत्यादि वगैरह का काल। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक धरोहर पूरे क्षेत्र में लगभग बिखरी हुई है। प्रायः ये उन नदी घाटियों के किनारे है जहां पर बड़े बड़े पत्थर इत्यादि शैलाश्रय होने की संभावना है या होते हैं, वहां पर है। कौन से खास शहर है? होशंगाबाद है, नरसिंहपुर, शहडोल, मंडला, मंदसौर, सीधी। बहुत से ऐसे स्थल हैं, उनमें से कुछ प्रमुख अब अपन यहाँ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बताने का है कि सभी जगह पर आने वाले हैं। इनमें जो सबसे खास चीज कहलाती है नर्मदा घाटी के पुरावशेष। सबसे पहली बार 1878 में खोजे जाते हैं, 1878 में खोजे जाते हैं। डी टेरा पीटरसन ये प्रारंभिक नाम है, डी टेरा एंड पीटरसन। जिन्होंने इस चीज की खोज की। इसके बाद के दौर में हम देखेंगे तो और भी कुछ नाम मिलेंगे। एच डी संकालिया जी, के डी बनर्जी, तो ये नाम हमको मिलते हैं। इनमें जो सबसे खास अभी अपन देखेंगे अरुण कुमार सोनारकिया जी। इन सभी पर लाइन से प्रश्न आए हैं, आगे भी आएंगे। क्या है मामला? ध्यान देने वाली बात है कि अरुण कुमार जी ने 1982 में तत्कालीन जो नरसिंहपुर में आता था, लेकिन अब आ रहा है वो होशंगाबाद क्षेत्र में, वहां पर एक मानव कापाल की खोज की थी, जो कि पूरा पाषाण काल का माना जाता है। तो पूछा गया है कि कहां पर, तो साहब नर्मदा घाटी कहलाता है ये क्षेत्र। मानवाब कापाल करके कहलाता है। किसने खोज की? अरुण कुमार सोनकिया जी ने की। कब की बात है? 1982 की बात है। इसको बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए अपन इसको लीक से हटकर थोड़ी सा देख ले रहे हैं। हथनौरा नामक प्लेस है, हथनौरा, जहां पर अरुण सोनकिया जी को 1982 में यह मानव कपाल मिला था। हथनौरा उस जमाने में जब हम पढ़ते हैं तो उसका नरसिंहपुर नाम मिलता है कि हाँ ये नरसिंहपुर क्षेत्र में आ रहा है। बाद में और भी डिस्ट्रिक्ट बने, तो अभी वर्तमान वाली जो लोकेशन है यह सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया कि आज की डेट में ये किस जिले में है। प्रायः वह घाटी पूछ लेता है तो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र, तो ऐसा बताया गया कि नहीं ये सीहोर में आ रहा है, दैट इज हथनौरा। तो डिस्ट्रिक्ट यदि पूछा जाए आज की डेट का 2022 का, ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखना, शायद क्वेश्चन पूछ ले, शायद, आज तक तो नहीं आया।
चलिए नेक्स्ट बना जाते हैं। इसी दौर में हमको एक अनुश्रुति परक जो इतिहास है वह भी मध्य प्रदेश का देखने को मिलेगा। होशंगाबाद, दैट इज आदमगढ़ और भीमबेटका, ये हम अलग से पढ़ेंगे, इस पर बहुत ही जनरलाइज चीजें हैं। अनुश्रुति गम्य पर आने के पहले एक बार चलिए इन पर नजर मार लेते हैं। आदमगढ़, जैसा कि कहा गया था, आदमी आदमी होशियार होता तो कौन सा? होशंगा, बात करके आप ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर शैलाश्रय मिले हुए हैं, आदमगढ़ की गुफाएं करके कहलाती हैं। बहुत हुआ तो क्वेश्चन पूछ लेने वाला है आपसे, साहब की कितने क्या खोज की, ये चीजें। दूसरा पॉइंट है आपको भीमबेटका, दैट इज भीमबेटका, ये इसी दौर के हैं। ये सब सैकड़ों हमको वहां पर चित्र मिले हुए हैं। ये चित्र किस चीज से संबंधित है मान लीजिए पूछ ले तो आदि मानव क्या करता था? शिकार करता था, आखेट करता था, जो किया उसने वही पेंटिंग उसने बनाई हुई है। तो इन सभी के हमको चित्र मिले हुए हैं इन क्षेत्रों में। द नेक्स्ट माना जाते हैं। इसी दौर में हम देखेंगे तो एक अनुश्रुति गम्य जो इतिहास चलता है उसको हमको देख लेना चाहिए। उसके कुछ तथ्य आते हैं, बहुत सारे तथ्य मैं जानबूझकर नहीं उठा रहा हूँ, वही उठाने का प्रयास करूँ जो मुझे लग रहा है कि साहब भविष्य में जब टफ पेपर आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। चलिए, तो अनुश्रुति गम्य इतिहास भी जो है मध्य प्रदेश का, एक नजर उस पर मार लीजिए। 16 महाजनपद इस दौर में हमको जानकारी मिलती है। कई कथानक मिलते हैं जो कि महाकाव्यों में दिए हुए हैं। इन 16 में से 4 महाजनपद, ये जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश में आते थे। कौन कौन से? द वेरी फर्स्ट वन इज अवंती। अवंती राज्य था, इसकी 2 राजधानियां हमको मिलेंगी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में कहलाने वाला दैट इज उज्जैन, जबकि दक्षिणी में कहलाने वाली है महिष्मती। तो ऐसे हमको प्लेसेस मिलते हैं नाम। 16 महाजनपद के इस दौर में अवंती का राजा प्रद्योत करके कहलाते थे। कौन कहलाते थे? प्रद्योत। काफी गुस्सा होते थे इसलिए चंड प्रदोत बोलने लगे थे इनको, चंड प्रदोत। तो सिर्फ बेसिक सा आपसे क्वेश्चन पूछा है शायद 2020-19 में, चंड प्रदोत कहाँ के थे? दैट इज अवंती, उज्जैन साहब। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, चंड प्रदोत समकालीन थे किसके? बिंबिसार। बिंबिसार के ठीक बाद में अजात शत्रु, इनके समकालीन थे। उज्जैन वाले ये जो क्षेत्र है आयरन ओर के लिए जाना जाता था, लौह अयस्कों के लिए। भारत के उस जमाने के 2 प्लेसेस थे, मगध और उज्जैन, जो कि आयरन ओर के लिए जाने जाते थे। आयरन ओर उस जमाने में एम्पायर का आधार बना था, एग्रीकल्चर का आधार बना था, इकोनॉमी का आधार बना हुआ था। तो यही वजह है कि आयरन ओर की अधिक मात्रा में उपलब्धता, अच्छा एग्रीकल्चर हो पाना, रीजन ये है कि भारत में लोहे की खोज हमको लगभग इसी काल में, आप महाजनपद पढ़े 600 बीसी ना, भारत में 600 बीसी समथिंग पर ही आयरन का यूज स्टार्ट होता है। हालांकि खोज तो हमको 900 1000 बीसी के आसपास में मिलने लग जाती है, बट वो प्रारंभिक अवधारणा थी कि शुरुआत में थोड़ी बहुत एविडेंस हमको मिल रहे हैं कि हाँ ना के बराबर यूज है। ये काल आते आते जो भी उपकरण थे, चाहे कृषि वाले हो चाहे हथियार वाले हो, जो भी उपकरण थे वो आपको किससे बनने लगे? लोहे से। ठीक, लोहा कहाँ मिल रहा है? 2 प्लेसेस, मगध वाला क्षेत्र और एमपी वाला। इससे इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर के वे में बहुत चेंजेस आया। रीजन, इसके पहले जो उपकरण यूज कर रहे थे वो कहीं तांबे के कहीं कांसे के इत्यादि यूज कर रहे थे, उसमें क्या होता था कि उतने मजबूत नहीं होते थे उपकरण, जुताई उतनी गहरी नहीं हो पाती थी। तो ज्यादा गहरी जुताई नहीं होगी तो कभी भी फसल उतनी अधिक अच्छी नहीं होती। लोहा मिला, गंगा घाटी का क्षेत्र ही था, लोहे के उपकरण, गहरी जुताई, एग्रीकल्चर ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा, सेनाएं बड़ी, साम्राज्य विस्तार। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। आर एस शर्मा जी पढ़ोगे आपको ये मिलेगा। इस पर ही क्वेश्चन आपसे आया था एमपीपीएससी मेंस 2019 में,
या 18 में मेंस में कि साहब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। उनमें से एक क्या माना जाता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी क्या? पहला पॉइंट आयरन का यूज, दूसरा पॉइंट कि वहां की एग्रीकल्चर लैंड का गंगा घाटी इत्यादि करता है, तीसरा महत्वाकांक्षी शासक, अच्छे शासक, योग्य होनहार, सारी बात। तो ऐसे आपको उसको बताना, तो मामला वो यही था। ठीक, यही वजह कि जब इतना अच्छा एग्रीकल्चर होने लगा, लोहे इत्यादि वगैरह की खोज हो गई, तो उसने सबको जीतना चालू कर दिया। उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन था? अवंती। क्यों? क्योंकि ये भी सक्षम था। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एग्रीकल्चर अच्छा, प्लस आयरन ओर का एक गढ़ कहलाता था, या बाहुल्य था, खनिज संसाधन था। तो शुरुआत में सनातनी, बाद में दोनों के संबंध अच्छे भी हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए उस जमाने में बड़ी महानता परक बात कहलाती है। तो ये पॉइंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट वन, इनके संबंध मैंने कहा कि इनके साथ में अच्छे हो जाने वाले हैं, एक बार आप बीमार पड़ने वाले हैं। कौन? प्रद्योत जी। तो बिंबिसार अपने राजवैद्य, जिसका नाम था जीवक, जीवक, इनको उपचार के लिए अवंती के राजा के पास भेजते हैं साहब। उस जमाने के सबसे खास या सबसे प्रमुख वैद्य कहलाते हैं। हिस्टोरिकल वे में भी हमको इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है और जनश्रुतियों के आधार पर भी हमको ये साक्ष्य मिलते हैं, पौराणिक साक्ष्य भी मिलते हैं, इसलिए अपन उसको दोनों में पढ़ रहे हैं। जीवक आते हैं, इनका इलाज करते हैं, ठीक हो जाते हैं और संबंध मधुर काफी इनके हो जाते हैं। ठीक है। अवंती एक चीज और के लिए जाना जाता है, दैट इज एलिफेंट, यानी हाथी मिलते थे इस क्षेत्र में, तो बदले में गिफ्ट में आपने दिए होंगे। तो कभी को पूछेगा तो आयरन और एंड हाथी वाला पॉइंट ध्यान रखना। जीवक पर कई बार प्रश्न पूछा है उन्होंने एमपीपीएससी में, हर एग्जामों में है, पर एमपीपीएससी में भी आया। एक टफ क्वेश्चन जो आपसे आने वाला है ये रहेगा, जीवक की माता जी का नाम। एमपीपीएससी किसी जमाने में जब ऑप्शनल होता था इसी तब इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, समथिंग 2008 समथिंग या 9 समथिंग के आसपास में, जब ऑप्शनल में सब्जेक्ट हुआ था उसमें पूछा है। दैट वाज सलावती साहब। और इनकी जो माता थी वो नगरवधु थी, अर्थात ऐसे फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी वो इतने आगे ऊंचाइयों पर चिकित्सा विज्ञान को ले जाते हैं उस दौर में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जानकारी हमको वहां मिलती है। प्रदोत के 3 पुत्रों की जानकारी हमको मिलेगी। 3 बच्चों की जानकारी मिलती है, 2 लड़के थे, 1 लड़की। अभी क्या जरूरत है भाई इसको पढ़ने की कि 2 लड़के थे और 1 लड़की। एक का नाम था पालक, दूसरे का नाम था गोपालक, जबकि बच्ची का नाम था वासव दत्ता। इस पर ही क्वेश्चन पूछा है साहब कि इन सब के कथानक जो हमको मिलते हैं, कई सोर्सेस से मिलते हैं, उनमें से बहुत ही फेमस बुक है स्वप्न वासव दत्ता। पूछा गया प्रश्न है, रिटन बाय भास। जनरलाइज वे में इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, बट एक कहीं ना कहीं रिलेवेंट हो जाने वाला है इस दौर से। तो भास का नाटक है स्वप्न वासव दत्ता। पूछ देगा यह किसके प्रणय कथा पर, प्रेम कथा पर आधारित है? तो वत्स के राजा थे उदयन, जबकि दूसरी थी वासव दत्ता। इनकी कथाओं पर आधारित। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद के काल में हम देखेंगे कि अवंती और मगध के जो संबंध थे, खासकर अजात शत्रु के दौर में, बिंबिसार के बाद में जो बंदा आता है, संबंधों में तनातनी उत्पन्न हो जाती है।
और अवंती अटैक करने वाला है, यानी इनके जो पुत्र थे जो कि राजा के रूप में आएंगे वो अटैक करने वाले, तो काफी बड़े एरिया को जीत लेंगे और इनकी सीमा जाकर के मान के चलिए कि कौशल और काशी के पास वाले क्षेत्र से जाकर मगध से लगने लग जाएगा। तो दोनों में एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अजात शत्रु के समय में ही हम देखें पूरी तरह से नहीं मिला पाएंगे उसको, युद्ध वगैरह होता है। अजात शत्रु के पास में कुछ खास हथियार थे जिनके बल पर उस जमाने में उसने युद्धों को जीत पाया। दैट इज महाशिला कंटक एंड रथ मूसल। इन पर आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि कौन से ऐसे दो प्रमुख हथियार थे जिनके बल पे वो जीत पाए। बाकी सारी बातें थी ही, एग्रीकल्चर था अच्छा, आयरन ओर था, बड़ी सेना, वो सब था ही, प्लस दो स्पेशल टेक्नोलॉजीज उन्होंने यूज करी थी आर्म्स एम्यूनिशन को लेकर के उस जमाने में, महाशिला कंटक एंड रथ मूसल। उनके बीच में युद्ध इत्यादि वगैरह होने वाला है। महाशिला का सीधा मतलब उस जमाने की तोप बड़े बड़े पत्थरों को रखते थे और ऐसे फेंक देते थे। ठीक, रथों में ब्लेड्स वगैरह या कुछ लगा रहता होगा, चलाते थे तो शत्रु सेना वगैरह पर अटैक करते था इस टाइप। तो ये देखेंगे अपन साथ। तो ऐसे रथ उनके पास है, तो रथों में लगे हुए मूसल, दैट इज रथ मूसल था। महाशिला है ना, पत्थर फेंकने वाली उस जमाने की तोप आप कह सकते हो, इनकी हमको जानकारी मिलती है। खास पॉइंट ये है कि यहाँ पर प्रदोष के पश्चात में पालक शासक के रूप में आते हैं, उनका जो बेटे थे पालक राजा बन जाते हैं। पालक ने मगध पर अटैक किया था और मगध का जो राजा था उसका नाम था उदयन, उसको कई बार पराजित किया था। तो क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, थोड़ी सा प्रिपेयर रहिएगा। तो प्रदोष के पश्चात में कौन शासक मिलेंगे हमको? पालक। पहले आते हैं गोपालक, गोपालक और उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उसको हटा देते हैं। तो ये सब चीजें पढ़िएगा आप लोग, इन बार समय खराब नहीं करेंगे। आप तो मुद्दे की बात को समझिए कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, मैं तो सिर्फ उस पर ही आपसे बात कर रहा हूँ। बताने के लिए तो सैकड़ों बातें हैं, पहले इन पर बात करेंगे हम, बाद में आप पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट में आ जाते हैं पालक, इनके काल में प्लस चंद्र प्रदोष या प्रदोष के काल में भी अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अर्थात अवंती में बौद्ध धर्म के कई ऐसे स्थल, वेदी स्थान, स्तूप तक मिलते हैं हमको, स्तूप तक मिलते हैं कि हाँ किन्हीं मात्राओं में या छोटी मात्रा में हमको वहां पर इनकी संख्या मिल जाती है। तो अवंती बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा या पूछ चुका है, दो टाइप से क्वेश्चन आता है। पहला टाइप ये होता है कि महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म, ठीक, महात्मा बुद्ध की जीवनी से संबंधित आपसे प्लेसेस पूछे जाते रहे हैं। आईएएस में कम से कम 2 से 3 बार पूछ चुका है, पीएससी भी एक आध बार पूछ चुका है। पहला पैटर्न ये होता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित ऐसा कौन सा प्लेस है जो कि उनके जीवन से प्रत्यक्षता तो संबंधित नहीं है लेकिन बौद्ध धर्म का केंद्र बहुत बड़ा था। 4 ऑप्शन दे देता है वो, कभी सारनाथ देगा, कभी आपको बोध गया देगा, और में से एक ऑप्शन रहता है अवंती, उज्जैनी। ठीक, कि महात्मा बुद्ध अपने जीवित अवस्था में कभी वहां आए नहीं थे, लेकिन उनके बाद के काल में वह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। तो उनके जीवन से संबंधित डायरेक्टली नहीं था, ये क्वेश्चन होता है। उनके धर्म से संबंधित था, जीवन से संबंधित नहीं था। इस बात को क्लियर कर लेना। पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, किस शहर के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो जन्म है मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप में से कईयों को लगेगा कि हाँ सर वो मगध वाले क्षेत्र में हुआ होगा, वो नहीं मानेंगे आंसर। आप इस बात को समझे, इसका एक पैटर्न बता दूं मैं आपको। एक क्वेश्चन पूछा था 2017-18 समथिंग में कि शुंग इनमें से कहाँ के निवासी थे? मगध के, विदिशा के, उज्जैन के, और एक आध कोई ऑप्शन और भी था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है जी। पहले कुछ माना था, बाद में कुछ माना था। ठीक, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलेगा, वो इसी में आप श्रुति जन्म में ही सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ।
कि ऐसा माना है कई इतिहासकारों ने। इतिहासकारों में जितने मतभेद है शायद दुनिया में किसी में नहीं होंगे। ज्यादा बुद्धिमान वही बात है ना, 100 कहावत। तो बताने का आशय है कि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो ऐसा लगता है कि अपन को साहब वो मगध वाला आंसर होगा, बट वो मगध आंसर नहीं होता, वो मध्य प्रदेश से पूछ रहा था, ठीक। अब आपको ऐसा लगेगा कि साहब बौद्ध धर्म का जन्म तो बोध गया है, सारनाथ, महात्मा बुद्ध, पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन इत्यादि वगैरह। क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। बौद्ध महात्मा बुद्ध, पॉइंट 1। अगला जो सेक्शन होता है वह होता है बौद्ध धर्म, उसका सांस्कृतिक धार्मिक विकास। किसी भी धर्म के लिए जो विकासात्मक अवधारणा वह कहलाता है संगठन। एक संगठन यानी संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, परंतु इस क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार हम देखेंगे उनके पश्चात में अवंती क्षेत्र में हुआ था। कैसे? उनके धार्मिक स्थानों का निर्माण करा करके, बाद में तो अवंती से ही लगा हुआ एरिया सांची इत्यादि वगैरह पूरा जुड़ा रहेगा, कनेक्टेड, पास में ही है, सीधी बात है। तो यहाँ विकसित होता गया और यहाँ से वो और फैला। अशोक तो अभी बहुत बाद में आएंगे, मैं आपसे इसी काल के बारे में बात कर रहा हूँ। चंड प्रदोष हो, पर बाद में शिशुनाग हो, चाहे काकनाग हो इत्यादि वगैरह, मैं इनके संदर्भ में ही आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ से वह है, तो इसलिए माना है कई लोगों ने कि बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ पर, अवंती में हुआ था, ठीक है। तो वास्तविक जो रूप है बौद्ध धर्म को आज जिसको हम देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया तो प्रारंभिक रूप था। जो वास्तविक रूप है आज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल उसका एक स्वरूप देखने को मिलता है। उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? उसका आंसर क्या है? ये उसका मीनिंग होता है। तो वर्ड ऐड करेगा, मगध बौद्ध धर्म का वास्तविक स्वरूप का जन्म कहाँ से माना जाता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते ना कि ये संस्थापक थे जबकि ये वास्तविक संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत संस्थापक बोले साहब ऐबक थे, बोले वास्तविक संस्थापक, बोले। तो ये चीजें ही पढ़ने वाले हैं। गुप्त वंश बोले संस्थापक कौन थे, बोले श्रीगुप्त, बोले वास्तविक संस्थापक कौन, बोले इन्होंने इतनी इतनी विजय करी तो ये माना जाता। तो ये वही बात है। कभी को पूछे तो ये पॉइंट को थोड़ी सा ध्यान रखना। इस क्षेत्र से बौद्ध धर्म के पूछ दिया जाएगा कि साहब कौन कौन से विद्वान संबंधित हैं, या सीधा क्वेश्चन रहेगा बौद्ध धर्म के कौन कौन से धर्माचार्य मध्य प्रदेश के थे, उनके नाम लिख लीजिए। महाकक्कड़, कौमा, सोन, कौमा, अभय कुमार, धम्मपाल। ये बौद्ध आचार्य थे जो कि कहाँ के हैं, ये मध्य प्रदेश के अवंती क्षेत्र के ही। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार उसको प्रतिष्ठित करने में आफ्टर महात्मा बुद्ध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह है कि कहा जाता है कि वास्तविक रूप से जन्म या वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ से माना जाता है, अवंती साहब। इसमें क्वेश्चन आएगा तो बच्चे फंस जाने वाले हैं। उनको लगेगा नहीं सर हम तो पढ़ के आए सांची के स्तूप में इनकी अस्थियां रखी हुई हैं, उनको वही बस रहेगा। तो क्वेश्चन क्या देगा आपको ध्यान रखना, इस टाइप से होगा कि इनमें से किस किस का संबंध मध्य प्रदेश से है, बौद्ध धर्म के इन आचार्यों में से किस किस का संबंध मध्य प्रदेश से है, या इनमें से कौन कौन से बौद्ध धर्म के प्रमुख आचार्य हैं, ठीक। शुरुआत के 1 से 2 ऑप्शन वो आपको दे देने वाले कि सांची के स्तूप में जिनकी अस्थियां हैं, तो यहाँ ये हम तो पढ़े हैं। अगला नाम दे देंगे महाकक्कड़, अगला नाम दे देंगे सोन, अपन कहेंगे नहीं ये दो तो नहीं। क्यों? क्योंकि जिस वे में पढ़ के आप आए हो वहां फंस जाने की संभावना भरपूर होने वाली है। तो ये चीज को पॉइंट को थोड़ी सा ध्यान रखना आपको पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनके पश्चात में आने वाला है इस क्षेत्र में नागवंश। नागवंश के संस्थापक माने जाते हैं शिशुनाग। उन्होंने पहले मगध क्षेत्र पर कब्जा किया, उसके बाद में मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए। युद्ध युद्ध करेंगे, जीत जीत जाएंगे, लंबी चौड़ी कहानी है ये। सीधे मुद्दे पर आई, उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यहाँ के फेमस जो नागवंश हैं उस जमाने के, वो विदिशा तथा
पद्मावती के माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पहली पहली बार भारत की राजधानी मध्य प्रदेश के किस शहर को घोषित किया गया? अजीब सा लगेगा, बोले नहीं सर ऐसा तो हम नहीं पढ़ते। तो ध्यान देने वाली बात है कि शिशुनाग ने जब मध्य प्रदेश को जीत लिया तो अपनी दो राजधानियां बनाई। फर्स्ट वन इज मगध की, दैट इज पटना, पाटलिपुत्र जिसको कहा जाता है, जबकि दूसरी राजधानी विदिशा थी। और ये प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होगी, ये प्रक्रिया आगे भी चलेगी। जब कभी आप शुंग काल पढ़ेंगे तो भी आप इसी पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे कि सर एक राजधानी वो थी, एक राजधानी वो थी। गुप्त काल में भी आप इस चीज को देखेंगे। इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था। मौर्य काल में तो आप इसको प्रांत के रूप में पढ़ते हो, विदिशा यहाँ की है ना, श्रेष्ठी देवी इत्यादि विवाह वगैरह ये पढ़ते हो। तो बताने का आशय है कि इतना महत्वपूर्ण यह प्लेस था यहाँ पर। दूसरी राजधानी कौन सी थी? नागवंश की, जो कि मध्य प्रदेश में। पाटलिपुत्र पहली राजधानी थी। पाटलिपुत्र का पीएससी नहीं देने जा रहे हो, बिहार का एमपी का देने जा रहे हो, थोड़ी सा उस सिनेरियो पे ध्यान रखना, पकड़ के ये पढ़ना सीखो कि साहब हमको क्या आने की संभावना है, और इन पर ही क्वेश्चन आया है पूर्व वर्षों में, आप ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट वन, इनका पुत्र था काकनाग, काकवर्ण, ऐसा नाम मिलता है उनका। तो सबसे फेमस नाम है काला शोक। काला शोक, एक ही बंदे के तीन नाम है, ये तीन से चार नाम को मिलते हैं, काकवर्ण, काकनाग, काला शोक। ये यहाँ शासक बनने वाले हैं। बौद्ध धर्म को इन्होंने भी प्रश्रय दिया, विशेषकर सांची क्षेत्र में, जो कि विदिशा के पास वाला एरिया कहलाता था। ठीक, इनके काल में ही दूसरी बौद्ध संगति होती है, सबसे खास बात है। चार बौद्ध संगतियां हुई हैं। आप ऑब्जर्व करना कि यही वाली बार बार आपसे पूछी गई है, क्योंकि उनका संबंध मध्य प्रदेश से है। रावे पाक अकाक ऐसे करके आप याद रख लेना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रावे पाक अकाक। वन टू थ्री फोर। पहली वाली होती राजगीर में, आ से अजात शत्रु, वहां से होने वाली अपन देखेंगे वैशाली, कहा से काला शोक, यानी बौद्ध धर्म का खास केंद्र या बौद्ध धर्म को प्रश्रय। तीसरी पाटलिपुत्र, आ से अशोक। चौथी का से कश्मीर, का से कनिष्क के काल में, कश्मीर के कुंडल वन में का से कनिष्क के काल में। तो ये चार होती हैं। तो आप ऑब्जर्व करें, ये जो दूसरी वाली है, क्या नाम शासक, ये चीज को ध्यान रखिएगा। बताने का आशय कि बौद्ध धर्म को काफी प्रश्रय दिया। बौद्ध धर्म के जब भी कोई राजा किसी भी धर्म को प्रश्रय देता है, दान दक्षिणा, मंदिरों मठों इत्यादि वगैरह का निर्माण, जो उस धर्म के हों, कल को सुल्तानों का काल आए तो अपन मस्जिदों इत्यादि वगैरह के संदर्भ में पढ़ेंगे। हिंदुओं के संदर्भ में हम देख लें, मंदिरों इत्यादि के संदर्भ में हम पढ़ते हैं। बौद्धों के संदर्भ में देखें, बोले बौद्ध विहार वगैरह, चैत्य वगैरह, स्तूप वगैरह, हम ये पढ़ते हैं। तो सेम पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने सांची में कुछ निर्माण कार्य करवाए थे।
यही वजह है कि सांची को उस जमाने में इनके नाम से काकनाद, बाद में काकनाद बोध, काक वाव या काक वाक, काकड़ाव, ऐसे कई नामों से जाना गया। दैट वाज द रीजन। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था एमपी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स। समझ पा रहे हैं? पढ़ने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अपना लाखों चीजें पढ़ते रहना। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जहाँ से पेपर आया है, क्योंकि प्रश्न इस बार बच्चों को यही था कि सर हमने वो सब खरीदा है, घर हमारा लाइब्रेरी है, जितनी किताबें किताब की दुकान में उतनी ही लगभग हमारे यहाँ पर भी है, तब भी हमसे नहीं बन रहा था सर। 5 साल से पढ़ रहे हैं, 7 साल से पढ़ रहे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ो तब आपको पेपर बनेगा नए वाले पैटर्न का, वरना फिर वही असमर्थ महसूस करेंगे अपने आप को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड हम यहाँ पर देख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इनके अंतर्गत इस जमाने का उत्तरी मध्य प्रदेश विशेषकर आ रहा है। अभी दक्षिणी मध्य प्रदेश की कहानी अलग ही चल रही है, वो अभी जानबूझकर इस टाइम लाइन पर हम यहाँ नहीं उठा रहे, वरना अब भी आप कंफ्यूज हो जाओ, तो अलग अपन देखें। ठीक है, तो प्रमुख जो है उनको उठा रहे हैं। इसके पश्चात में यहाँ पर आने वाला है नंद वंश का शासन। नंद वंश का, यानी नंद वंश के अधीन आ जाने वाला है मध्य प्रदेश का। महापद्म नंद ने इस वंश की स्थापना की। अब देखो, आप समझो मामले को। महापद्म नंद ने इस वंश की स्थापना की, ये वाला क्षेत्र इनके अंडर में आ गया। आप गौर करना, महापद्म नंद पर एमपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया, पूछेगा, सिर्फ इतना ही कह देगा महापद्म नंद की उपाधि क्या थी, चलो बताइए। आया क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही आया है, इसलिए मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। तो उसकी सबसे फेमस उपाधि कहलाती, ध्यान रखना, सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक, एक राट। क्लियर? आए हुए क्वेश्चन है, और भी 2-4 उपाधियां हैं उसकी, पढ़िएगा, पर ये आई है एग्जाम में, इनको आंसर के रूप में उन्होंने माना हुआ है। बताने का आशा ये है कि जैसे ही मैंने कहा कि आपके साथ नंद वंश का भी यहाँ पर आ जाता है, नाग वंश का आ जाता है, नंद वंश का ये शासक रहता है, नाग वंश का ये रहता है, हरक वंश का ये रहता है, मध्य प्रदेश से रिलेवेंट हो गया ना वो, आपको उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। अर्थात जब आप एमपी की हिस्ट्री पढ़ रहे तो भी आपको आपको और डिटेलिंग चाहिए, तो आप क्या करो, अपनी इंडियन हिस्ट्री पर जाओ, वहां से जाके इसको सर्च करो, टॉपिक को ढूंढो, उसको वहां और गहराई से तैयार करने का प्रयास करो। इससे फायदा ये होगा कि सर इंडियन हिस्ट्री में तो सर सैकड़ों शासक आ रहे हैं, मैं आपको जो गिनवा रहा हूँ, आपको इनको सबसे पहले डिटेल में तैयार कर लो, उसके बाद सैकड़ों करते रहना, कहाँ मना कर रहे हैं हम, आप तो स्वतंत्र हैं साहब। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपसे इसी से संबंधित पूछ लेगा कि इन्होंने कैसे क्या स्थापना की। एक क्वेश्चन नेशनल लेवल पर हिस्ट्री में बार बार आता है कि साहब हर्यक वंश को हटा करके नागवंश कैसे आया। ठीक, मौर्य वंश को हटा के अगला शुंग वंश कैसे आया। सेम इसी टाइप से नागवंश को हटा के नंदवंश आने वाला था। क्वेश्चन रहेगा, नागवंश के किस शासक की हत्या करके महापद्म नंद राजा बना था। नोटेड। नागवंश के अंतिम शासक महानंदी की हत्या करके, वध करके महापद्म नंद ने
नंदवंश की यहाँ पर स्थापना की हुई। बिल्कुल सिंपल सा। नंदवंश में हमको कई शासक देखने को मिलने वाले हैं। सबसे महान शासक महापद्म नंद कहलाता है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, कि उस जमाने में या जो अवधारणा हमको देखने को मिलती है महाकाव्यों में, धर्म ग्रंथ इत्यादि वगैरह में, कि साहब 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मणों का काम ये था, क्षत्रिय राज करने का काम था। महापद्मनंद इस बात का अपवाद था। पॉइंट वन, अर्थात वह क्षत्रिय वर्ण से संबंधित नहीं था, बताने का आशय ये है। क्लियर। दूसरा पॉइंट सेम इसी टाइप का, वह है मौर्य वंश। मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य तथा कथित उच्च वर्ण से संबंधित नहीं था। यह बात महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, इस बात को समझिए, बाकी तो सब पढ़ते रहो। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि एक साइड कथानक के रूप में, कहानी के रूप में मिलता है कि नहीं साहब 4 वर्ण से इतना बड़ा डिवीजन था भारत में, ये वर्ण राजा, ये हैं और ये बेचारे गुलाम हैं। सदैव ऐसा नहीं होता था। यह समाज की ये कथाएं समाज की, भारत की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। किसी भी वर्ण का व्यक्ति, इससे मैसेज मिलता है कि यदि आप उसमें काबिलियत हो, योग्यता हो, महत्वाकांक्षा हो, बुद्धि हो, लीडरशिप हो, तो वह ऐसे ऐसे पदों पर पहुंचते रहे हैं। इससे ये पता चलता है। क्लियर। ये नहीं कि सदैव एक तरह की बिल्कुल यही वर्ण यही शासक, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। इस पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, हालांकि उस टॉपिक पर क्वेश्चन था। फॉर एग्जाम्पल, कि सिंध पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसकी राजधानी क्या थी? ठीक, बच्चे गलत करके आए, दैट वाज अरोड़। खास बात यह है कि सिंध का जो शासक था वह भी इन्हीं वर्णों से बिलोंग कर रहा था। तो बताने का आशय ये है कि सदैव उच्च वर्ण का शासन का ये बात गलत है। उसके अपवाद हमको उस जमाने से लेकर बाद के काल तक देखने को हमको मिलते चले जाते हैं, भारत में भी और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी। इसका मतलब है कि इतनी भी असमानता नहीं थी जैसा कि बताया जाता है। फॉरेन राइटर जो होते हैं या अंग्रेजी इतिहासकारों जिस टाइप से भारत में मतभेद पैदा करने के लिए इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ है, क्योंकि उसके उनके द्वारा ही लिखा गया, प्रारंभिक किया, तो उतना भी ज्यादा भेदभाव नहीं। भेदभाव था, मना नहीं कर रहे, बट ऐसा भी नहीं था कि कोई अवसर ही नहीं थे किसी के लिए। लोग इस स्थानों पर पहुंचे हैं, है ना। तो नंदवंश उस वर्ण से बिलोंग कर रहा, हमने इस चीज को देखा। इसके बाद का जो अगला शासक आने वाला है उसका नाम था घननंद, इसी फैमिली का। घननंद के शासनकाल की खास घटना थी सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। हालांकि सिकंदर भारत तक नहीं आता, मतलब पूरा अंदर तक नहीं आता। व्यास नदी के तट के पास से वह लौट जाता है। यहाँ से 2 घटनाएं पॉइंट आउट करके आपसे पूछी जाती है बार बार, उन्हीं को घुमा घुमा कर। पॉइंट वन, कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो भारत में किसका एम्पायर था? तो पॉइंट क्लियर। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर 2, जब सिकंदर ने यहाँ आक्रमण किया, व्यास नदी तक आ गया, हम देखते हैं कि भारत की सीमा में घुसने के लिए या भारत के अंदर घुसने के लिए महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो 6 नदियां कहलाती हैं। भारत के संदर्भ में हम देखें तो यहाँ पर वो प्रमुख नदियां हमारी वो ये हैं साहब, जिसको अपन शॉर्ट वे में पढ़ते हैं तिझे चिराग। तिझे चेरात व्यास, ऐसे करके याद रखोगे, बन जाएगा। सी से सिंधु होती है, झेलम होती है, ची से चिनाब होती है, रात से रावी होती है, सात से सलज होती है, व्यास। कौन सी नदी तक आ गया? व्यास तक। ठीक। जब वो यहाँ आया तो यहाँ पर नंद वंश का एम्पायर नहीं था। ये क्या थे? यहाँ पर छोटे छोटे गणराज्य थे। पॉइंट वन, छोटे छोटे गणराज्य थे। इन गणराज्यों को या इनको सिकंदर ने पराजित कर दिया, तो इनमें से कुछ जो थे वहां से शिफ्ट होकर मध्य प्रदेश आ गए। उनमें सबसे खास थे दैट इज मालवगढ़। मालवगढ़ जो कि यहाँ पर रहते थे। सिकंदर से पराजित होने के पश्चात में आप कहाँ शिफ्ट हो गए? मालवा। इनके नाम से ही ऐसा माना गया कि मालव जन कहा गया शुरुआती दौर में इस क्षेत्र को, बाद में आज का नाम मालवा मिलता है।
मालवावंती क्षेत्र के अंतर्गत ही आ रहा था, जनरली ध्यान रख लेंगे। तो नंदवंश, मालव, 2 पॉइंट आपके निकल कर आ जाते हैं। थोड़ी सा नजर हम रखेंगे। तो ये था उस जमाने का। इसके पश्चात में होने वाला ये है कि नंदों का नाश कर दिया जाएगा। बंदा आने वाला है मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य 323 BC, यहां से मौर्य वंश की स्थापना होगी। और मौर्य वंश मान के चलिए कि भारत का पहला अखिल भारतीय एम्पायर क्रिएट करेंगे साहब। अखिल भारतीय एम्पायर का मतलब ये होने वाला है कि इतना बड़ा भी एम्पायर है, जो जो आप अभी पढ़ रहे थे चाहे मगध वगैरह, तो आपने देखा बिम्बिसारे काल में मगध का ये हिस्सा आ रहा है, शिशुनाग के काल में ये वाला प्लस ये वाला हिस्सा आ रहा है, लेकिन पूरा एमपी नहीं आ रहा है, आधे आधे हिस्से टाइप के आ रहे हैं। यूनिफिकेशन करेगा कौन बंदा? ये चीज। तो इसका मतलब यह कि यहाँ उत्तर पश्चिम जो हमारी प्राकृतिक सीमाएं कहलाती हैं, यहां से लेकर के यहां तक के एरिया के बारे में तो इतिहास हमको उसका मिलता है। तो ये हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है। दैट इज मौर्य वंश के अधीन मध्य प्रदेश। जब ये यूनिफिकेशन कर लेंगे तो भारत को राज्यों में बांटेंगे, जैसे आज के जमाने में बटा हुआ है। उनमें से एक कहलाने वाला हमारा सबसे फेमस अवंती राज्य। बताने का आशय है कि अवंती पहले भी था, प्रागैतिहासिक काल में भी पढ़ा आपने, ताम्रपाषाण काल में भी पढ़ा, अनुश्रुति जन्य इतिहास में भी आप पढ़ रहे हो, ऐतिहासिक काल में तो आप पढ़ ही रहे हो अभी और पढ़ने वाले। तो कल यानी अगली क्लास में हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के अधीन मालवा, जैसे क्या शासक आए। अब इसको पढ़ने की बस थोड़ी सा ये ध्यान रखना कि मौर्य भी पढ़ना पड़ेगा आपको, एक और इंडियन हिस्ट्री, दूसरी ओर मध्य प्रदेश का ये सिनेरियो लेकर हम चलने का प्रयास करेंगे। तो हर थोड़ी सा अध्ययन करके आइएगा, फिर अपन देखेंगे। इतने में कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई पॉइंट, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? बन जाएगा अपन को। चलिए कुछ क्वेश्चंस के उत्तर दे दीजिए। विक्रम संवत की तिथि क्या है, डेट? 57 BC। किसके द्वारा चलाया गया? ठीक। किस फैमिली से बिलोंग करते थे? हम्म, गंधर्व। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो आपसे नहीं बनेगा। वो क्वेश्चन ये होगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। महाराजा विक्रमादित्य के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किन 3 पुस्तकों से मिलती है? कौन सी है वैसे, कोई एक ही बताइए। नहीं, उनने नहीं लिखी है। तो मैं जानता हूं कि ये नहीं बनेगा, ये आएगा, ये श्रुति जन्य इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक। तो थोड़ी सा अपन घर पर जब पढ़ेंगे तो इन चीजों को फाइंड आउट कर पाने वाले हैं। सांची का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा? ओल्ड नेम। काकनाद बोध। कौन सा राजा था? 16 महाजनपद में से कितने आ रहे थे? 4 कौन कौन से थे? ठीक। अवंती की राजधानी कितनी थी? पहली, दूसरी, नेक्स्ट वन। चेदी की राजधानी क्या थी? सोक्तीमती। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि चेदी पड़ता कहाँ था, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था चेदी की, नहीं था? नहीं था, था। यही करते रहते एग्जामिनेशन हॉल में, था नहीं था, नहीं था, था, तो था हो गया। बुंदेलखंड का पूर्वी हिस्सा कहलाता था, ध्यान रखना, नॉट दी बुंदेलखंड। क्लियर है? बुंदेलखंड का पूर्वी हिस्सा। इसके लिए मैपिंग करना, घर पर लोकेट करने का प्रयास करना, तभी बनेगा आपको। आप सोचो कि केवल सारी बातें पढ़ने मात्र से बन जाएंगी, तो नहीं, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी आपको, तब आपको। क्लियर है पॉइंट ये? कुछ इस तरीके से पढ़ने का आप प्रयास कीजिए, फिर अपन देखते हैं।